नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेज जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं महेंद्रजीत सिंह से, जिनका हाल ही में ग्रेड 1 में सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने ग्रेड 1 में ज्वाइन भी कर लिया है। तो आप सब लोग जो हैं उनका स्वागत करेंगे। तो आइए, मैं बुलाना चाह रहा हूँ महेंद्रजीत को। महेंद्रजीत आइए। तो पहले तो बहुत बहुत आपका बधाई कि आपको सिलेक्शन हो गया। शाबाश इसके लिए ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है महेंद्रजीत, इनका हाल ही में ग्रेड 1 में स्कूल लेक्चरर भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। तो इनके बारे में हम जानते हैं कैसे इन्होंने मेहनत की, क्या क्या इन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या इन्होंने गलतियां की जो हमें नहीं करनी है, उन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम जानते हैं कि महेंद्रजीत जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। उनका इंट्रोडक्शन आप सबके सामने महेंद्रजीत रखने वाले हैं। महेंद्रजीत, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम महेंद्रजीत सिंह है और पिताजी का नाम राजेश सिंह जादौन है। पिताजी मेरे प्राइवेट शिक्षक हैं और मैं मूलतः करौली जिले का निवासी हूं और अभी वर्तमान में मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिता में। और आपने ज्वाइन कर लिया है? हाँ सर, कब ज्वाइन किया आपने? मैंने 15 जून को ज्वाइन किया था। हाँ। और मैं ये भर्ती थी वो मतलब स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 में ज्वाइन चाहिए। तो मतलब आपके पोस्टिंग भी आपको घर के पास ही मिली है, जैसे आप बोल रहे थे। घर से कितना दूर है? मैंने पहली चॉइस भरी थी परिता स्कूल, तो वही मेरे को मिल गई। हाँ। घर से करीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो एक तो चयन होना और घर के पास होना, तो खुशी क्या हो गई? तो सौभाग्य की बात है मेरे को, क्योंकि मेरे साथ के भी जो साथी लगे हैं। हाँ। उनको कहीं बांसवाड़ा मिली है, कहीं डूंगरपुर, कोई झालावाड़। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे को पहली चॉइस मिल गई। महेंद्रजीत, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है? करौली पढ़ाई की है, बाहर की है? बिल्कुल सर, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स का होता है वही है। 2018 में मेरी 12th हो गई थी। उसके बाद में मैंने BSc B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स में इनरोल हुआ और 2022 में मेरा इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 2022 के शायद लास्ट में मैंने MA में इनरोल कर लिया था प्राइवेट कोटा यूनिवर्सिटी। हाँ, तो MA मेरी 2024 में पूरी हो गई। तो 2024 में एक स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई थी, उसकी फिर तैयारी। अच्छा, 2024 में आपकी पूरी हुई। तो इसका मतलब क्या आपके डायरेक्ट ये ग्रेड 1 की एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे या इससे पहले आपका और कुछ जीवन में कैरियर आगे बढ़ाने का था आपके मन में? ये ग्रेड 1 का एग्जाम तो अभी दिया है सर। बाकी जो कंपटीशन, मेरी जो कंपटीशन क्लास एग्जाम्स की जर्नी है वो 12th के बाद से ही शुरू हो गई थी। मैंने 12th के बाद सबसे पहले NDA का एग्जाम दिया। अच्छा। उसमें मेरे को फिर हुआ नहीं, तो फिर मैं एयरफोर्स की तरफ आया, क्योंकि मेरे बड़े भैया श्री रणजीत सिंह जादौन वो भी एयरफोर्स में एयरमैन पद पर कार्यरत हैं। तो उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिला। बचपन से थोड़ा जज्बा रहता है कि वर्दी मेरे को भी वर्दी पहननी है। हाँ। तो वहाँ से फिर मोटिवेशन मिला, तो वो एयरफोर्स की तैयारी करने लग गए। वो एयरफोर्स की तैयारी में ऐसा मन लगा कि B.Ed की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट ईयर में मेरी बैग भी लग गई थी। अच्छा। तो वो फिर क्लियर हो गई बैग तो, हालांकि तो फिर 2022 एयरफोर्स के में कितने एग्जाम दिए आपने? एयरफोर्स की सर मैंने 5 से 6 अटेम्प्ट दिए। बाकी फिर अग्निवीर योजना के आने के बाद में फिर मेरा मन भटक गया वहाँ से। मन भटक गया। तो इसका मतलब कुल मिला के पहले आपका जो मानस था वो एयरफोर्स में या एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एयरफोर्स वगैरह में जाने का था? एयरफोर्स में जाने का, क्योंकि वो नीली वर्दी मेरे को मतलब ऐसा अट्रैक्ट करती थी कि मेरे को नीली वर्दी पहननी है। तो मेरा मतलब फर्स्ट ड्रीम वही था मेरा। तो उसके बाद फिर आपने रीट का एग्जाम दिया। उसमें क्या रहा आपका? 2022 में मेरी, जैसा कि मैंने बताया, 2022 में B.Ed पूरी हो गई थी मेरी। तो उसके बाद में B.Ed पूरे होने के बाद में रीट प्री का एग्जाम लगा, तो रीट प्री दिया मैंने। उसमें मैं क्वालिफाई हो गया। उसके बाद में मेंस आई, तो मेंस की तैयारी मैंने बैच लेके और अपने घर से ही मेंस की तैयारी शुरू कर दी रीट की। हाँ। तो रीट मेंस का क्या रहा आपका? रिजल्ट का क्या रहा? रीट मेंस में सर मैंने जैसा कि मैंने बताया BSc B.Ed के तो साइंस मैथ से दिया था मैंने रीट मेंस। उसके बाद में सर मेहनत तो खूब करी, लेकिन वो दिशा सही नहीं मिल पाई मुझे मेहनत की। मतलब अंधों की दौड़ में दौड़ते हैं वैसे दौड़ रहा था। पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा। जो मेरे पास रखा है मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ दिया, सिलेबस देखा नहीं है, बस ऐसे अंधों की तरह लगा जा रहा हूँ। खूब मेहनत करी, ऐसा नहीं मेहनत नहीं करी, पर वो मेहनत के अनुरूप परिणाम मिला नहीं। फिर निराशा हाथ लगी। फिर क्या सोचा? रीट अभी से मेरे को महेंद्रजीत पहले बता रहा था कि मैं सर रीट में मेरा नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूंगा। फिर रीट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, रीट में नहीं होने के बाद में मतलब रिजल्ट तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तभी पता चल जाता है। तो घर पे आके यही सोचा कि अब सरकारी सेवा में तो पता नहीं जाना हो पाएगा कि नहीं। एयरफोर्स में भी नहीं लगे, यहाँ भी नहीं होया। तो अब मैं कोई प्राइवेट डिप्लोमा करके अपना
कोई प्राइवेट किसी सेक्टर की तरफ मूव करता हूँ। किस लैंग्वेज की बात कर रहे थे आप? मैं फ्रेंच, फॉरेन लैंग्वेज होती है वहाँ जाने के मतलब एक तरह से सरकारी सपना छोड़ दिया आपने, हाँ। हैं? सरकारी नहीं मतलब डिमोटिवेशन इतना आ गया था, निराशा इतनी लगी कि फिर वो मन ही नहीं किया कि मैं दोबारा, मतलब मोटिवेट ही नहीं हो पाया मैं अंदर से कि मैं दोबारा तैयारी स्टार्ट करूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि महेंद्रजीत कह रहा है कि मैंने सोच लिया कि अब मैं दोबारा तैयारी करूंगा ही नहीं, और क्या पता उससे अगली स्टेज में हमारे जीवन में लेक्चरर बनना लिखा हो, जैसा कि महेंद्रजीत के साथ हुआ है। महेंद्रजीत ने मेरे को बताया इसने कि सर मैंने पूरा एकदम प्लान छोड़ दिया कि अब मैं तैयारी नहीं करूंगा, मैं कहीं गुजरात अहमदाबाद जाऊंगा और वहां जाके कोई फ्रेंच या स्पेनिश या ऐसा कोई कोर्स सीखूंगा और कुछ और करने का प्लान करूंगा लाइफ में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में अब मैं नहीं सोचूंगा। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? वो सर निराशा ही इतनी लगी थी, फिर पापा जी ने बोला कि आप एक बार जाओ जयपुर में कोचिंग करके आओ एक बार। फिर मैंने सोचा नीट की ही कोचिंग में वापस करूंगा तो वो मूर्खता होगी, क्योंकि मैं अपना 100% देने के बाद में भी ये स्कोर कर रहा हूँ तो वो मेरा मतलब बैठा नहीं। तो मैंने सोचा मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैंने एमए में भी एडमिशन ले लिया था। तो बड़े भैया ने भी बोला कि फर्स्ट ग्रेड जैसे भर्ती आती है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो तुम्हारी अच्छी इंग्लिश है। तो मैंने फिर उस दिशा में सोचा फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी। हाँ, हाँ। तो मैंने फिर ऑनलाइन सर्च किया तो धीर सिंह धावाई सर का इंटरव्यू पढ़ा था सर के साथ में। तो मैंने इंटरव्यू देखा पूरा, सर ने सिलेबस वगैरह के बारे में पूरा अच्छे से समझाया हुआ था, कैसे अपन को तैयारी करनी है, किस प्रकार से अपन को स्ट्रेटेजी रखनी है। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला कि हाँ यार सर इतनी अच्छी से समझा रहे हैं, तो मैं अगर ऑफलाइन उनके यहाँ जाऊँगा तो और भी अच्छे से सर समझा पाएंगे मेरे को। तो मैंने उसी दिन फिर कोचिंग के नंबर जो दिए हुए थे उनको कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट करने के बाद में सर बैच की जानकारी मिली, तो 4 मई को मैंने ज्वाइन कर लिया था कोचिंग। 4 मई को मैं करौली से जयपुर आया, पीजी में अपना सामान रख के सीधा कोचिंग आके, और उसके बाद मुझे नहीं पता मैंने कोचिंग कभी मिस करी है। 4 मई 2023 की बात कर रहे हैं? 4 मई 2023 के बाद में सिंगल डे भी ऐसा नहीं था कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग मेरी मिस करी। तो सबसे बड़ा डेडिकेशन ये था मुझे क्लास मिस नहीं करनी। क्लास मिस नहीं। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि जगह भी फिक्स थी कि मुझे उसी फिक्स जगह पे बैठना है। मैं वही नीचे कोने वाली, अब तो ऊपर लगती है क्लासेस के, नीचे लगती थी तो कोने वाली सीट मेरी फिक्स थी, वहीं बैठ। रेगुलर सारी क्लास अटेंड करी है सही पूरी। regular। तो क्या आपने क्या टेस्ट एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, सारी क्लासेस अटेंड किए और जैसा सर ने बताया उस हिसाब से काम तो टेस्ट में क्या टॉप रैंक आई क्लास में? किया। टॉप रैंक तो सर एक आध बार आई थी, बाकी तो टॉप 20 या 10 में तो रहता ही है। तो क्या महसूस किया क्लास में? आप लगभग कितने महीने तक रहे आप क्लासेस में ऑफलाइन में? लगभग सर जनवरी में शायद मैं चला गया था घर, जनवरी तक मैं रेगुलर रहा था। मतलब 8 महीने 7-8 महीने रहे। 7-8 तो महीने। क्या महसूस किया आपने 7-8 महीने में आ रहे हो क्लास में? क्या चीज लगी थी? और लिटरेचर आपके लिए नया था, आपने क्या चीजें मतलब क्या सीख के गए यहाँ से? जयपुर आने के बाद सबसे बड़ा फायदा तो मेरे को ये हुआ, मतलब आदमी की वृत्ति होती है कैसे भी अब घर भी तैयारी कर लेता है अगर उसको सही दिशा मिले, लेकिन मुझे मेरे केस में ये लगता है कि मैं अगर जयपुर आया तो मेरे को पता चला कि कंपटीशन किस हिसाब से काम है। मेरे साथ में भी जो थे साथी अभ्यर्थी वो भी बताते थे, क्योंकि उनके पहले भी अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो वो अपनी कमियां बताते थे कि मैं ये कमी की वजह से रह गया। तो मैं भी वो नोटिस करता था कि यार ये वाली गलती मेरे को नहीं करनी, ये वाली गलती से मेरे को सीख लेनी है। तो ऐसी मतलब पता चला कि हाँ कंपटीशन एग्जाम कैसे काम करती है। वो सर बताते थे कि आप, सर का मतलब कहना ये था कि पहले मेरा कंटेंट पढ़ो, दूसरी बात टेक्स्ट पढ़ो, तीसरी बात प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो वो प्रैक्टिस करो, उसके बाद में अगर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो वो करो, वरना रिविजन करो। जितना रिवाइज करोगे उतना ही आप अपने आप में परफेक्शन आएगा, उसके बाद में आप अपने आप ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मैं एग्जाम। आप हमने क्लास में आपको पता है सारे जो टेक्स्ट है, भले पोइम हो प्रोज हो, हमने पूरे कंप्लीट टेक्स्ट पढ़े। सर कंप्लीट सारे टेक्स्ट पढ़े। आपने टेक्स्ट प्रोवाइड भी कराए पोइम वगैरह के, और जो फिक्शन वगैरह है वेस्टलैंड वगैरह सब हमने पढ़ी, सारे टेक्स्ट पूरे कंप्लीट लाइन टू लाइन सारे टू लाइन टेक्स्ट पढ़ाए थे आपने सारे। वो मैंने नोट्स भी बनाए थे, तो उसके बाद में नोट्स में थोड़ी बहुत जगह भी खाली छोड़ी थी क्योंकि भर्ती आने वाली थी नहीं, थोड़ा मुझे गैप लगा टाइम हाँ थोड़ा मैं और थोड़ा इन चीज़ों पे काम करके थोड़ा और ऐड करूँगा इन चीज़ों में। वो एक चीज़ है कि हम जो नोट्स बनाते तो उसमें थोड़े पेज खाली रखो। तो महेंद्रजीत आपने जब सिलेबस पूरा हो गया उसके बाद फिर आप, तो आपका पढ़ाई का रूटीन कैसा रहा? फिर आप क्या करते थे? घर में पढ़ते थे कि लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी थी आप? जैसा कि मैंने बताया, आप कहते ही हो लाइब्रेरी का कल्चर आपको पसंद नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर घर में आपकी सिस्टम बैठ नहीं पा रहा है पढ़ाई का तो आप बिल्कुल लाइब्रेरी जाओ, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बस ये आपके पढ़ाई के घंटे प्रॉपर निकलने चाहिए डेडिकेशन के साथ में। वो आप चाहे घर पढ़ो, चाहे पार्क में बैठ के पढ़ो, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। तो जैसा कि महेंद्रजीत मेरे को बोलता था, सर मेरे लिए तो ये करो या मरो वाला मामला है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, क्योंकि मैं बहुत 2018 से ही कंपटीशन में हूँ,
पहले डिफेंस की तैयारी करी, फिर रीट की तैयारी करी, और भी एग्जाम निकलती रहती है पुलिस वगैरह की। और महेंद्रजीत ने बिल्कुल फाइनल अनाउंस करा था सर, इसके बाद एग्जाम नहीं दूंगा। इसके बाद एग्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा 100% था ये। क्योंकि इससे पहले जो संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम लगी थी उसमें भी 3 वैकेंसी थी शायद। हाँ। सर से बोल के गया था मैंने कि सर मैं एक लूंगा इसमें से, और सर ने बोला भी था कि खुद तैयारी करो, तुम तुम्हारी नहीं भी लगेगी तो तुम कुछ सीख के जाओगे। तो वो बहुत कुछ सिखाया उस एग्जाम ने मेरे को। फर्स्ट पेपर कैसे, मतलब आप जैसा हाल अब हो रहे हैं बच्चों के, वो मेरे हाल उस एग्जाम में हो चुके थे। महेंद्रजीत, जब आप एग्जाम दिया आपने, तो मुझे याद है पेपर फर्स्ट जो एग्जाम देने के बाद शायद आपने मेरे को कॉल किया, मेरी बात हुई आपसे। उस टाइम क्या था आपके मन में, क्या चल रहा था, क्या था? मैं जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकला तो मैंने सबसे पहले फोन लेके सर को ही फोन किया कि सर सबकी हवा टाइट है पर मैं ठीक हूँ। तो मैं पेपर फर्स्ट के लिए मैंने बोला कि इस पेपर को बंद करके रख दिया। बस मैंने फिर सर के कहे अनुसार मैंने जिप लगा के बंद करके रख दिया। मैंने कि उसको घर जाके मिलाऊंगा, और मैं सेकंड पेपर के लिए। मैंने जी, बहुत सारे बच्चे थे आपके साथ क्लास में जो पेपर फर्स्ट में फेल हो गए और सेकंड पेपर में अच्छा करे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे आपके बैच में थे, बहुत अच्छे बिल्कुल बच्चे सर, मैं तो बता रहा हूँ सर, मेरी रैंक कभी एक दो बार ही फर्स्ट रैंक आई है। तैयारी करने वाले तो साथ में ही बहुत थे, पर वही है, फर्स्ट ग्रेड में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरी बात एक बिल्कुल गांठ बांध लेना, आप फर्स्ट पेपर के बिना सिलेक्शन नहीं ले सकते। सेकंड पेपर सबका ही अच्छा है। आप ये कह रहे हो कि मेरा अच्छा है, आप 5 नंबर ज्यादा हो सकते हो, किसी से 2 नंबर ज्यादा हो सकते हो। फर्स्ट पेपर अगर जो लेक्चर की तैयारी करने आया है बंदा, तो उसका फर्स्ट पेपर में इंटरेस्ट है तभी वो आया है, इंग्लिश में इंटरेस्ट है तभी वो यहाँ आया है। आपको कंपटीशन से जो अलग बनाएगी चीज वो यही है कि आप फर्स्ट पेपर पे अपना जितना फोकस कर सकते। फर्स्ट पेपर फिर आपने कैसे तैयार किया, आपने क्या किया फर्स्ट पेपर की तैयारी? फर्स्ट पेपर की तैयारी जैसा कि आपने बताया, मैं कोचिंग में पहले दिन आया था, उसी दिन आपने बोला था कि फर्स्ट पेपर आपको साथ में लेके चलना है, तो मैंने डे 1 से एक सब्जेक्ट अपने उठा के कंप्लीट करता गया। 4 मई 2023 से मेरी फर्स्ट पेपर की जर्नी शुरू हो गई। फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, रेगुलर पढ़ा? रेगुलर। ये पहले मैंने ज्योग्राफी उठाई, फिर उसके बाद मैं जो मतलब मैंने सब्जेक्ट पढ़े नहीं थे राजस्थान की जीके के, राजस्थान जीके पहले अपनी फिनिश करी, नोट्स भी बनाए, प्रॉपर नोट्स बनाए। उसके बाद मैं आगे तैयारी करता गया, जैसे जैसे PYQ सॉल्व करता गया तो उसमें मेरे को लगा कि ये चीज़ मेरे को ऐड करनी चाहिए, तो नोट्स में ऐड करी मैंने वो। मतलब ये है, जनवरी 2025 में मेरा एग्ज़ाम लगा था, तो जनवरी से पहले मेरे पास प्रॉपर इतने नोट्स थे कि मैं अब इनको प्रॉपर पढ़ लूँ और कोई सी भी एग्जाम में ला सकता। मतलब इस तरह के नोट्स मेरे पास तैयार हो गए थे, पूरे रेडी कर लिए थे? रेडी था मेरे पास जनवरी में पूरा मटेरियल रेडी था। लेकिन नहीं, कुल मिला के महेंद्रजीत से आपने पेपर फर्स्ट भी अच्छे से तैयार किया, सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार किया। अभी हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे सर मैं रैंक और अच्छी रैंक ला सकता था, क्या मिस्टेक हुई, क्या गड़बड़ किया आपने इसमें से थोड़ा सा? ये मिस्टेक तो ये हुई, देखो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में अगर आप डेडिकेटेड होके 6 से 7 महीने भी पढ़ लेते हो ना, कोचिंग के साथ भी बोल रहा हूँ, तो आप इजीली एग्जाम निकाल दोगे। बस आपको ये है, दोनों पेपरों में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा कि मेरे को एक दिन में अपना पार्ट डिवाइड करना है पूरे दिन का, कि ये पार्ट मेरे को फर्स्ट पेपर के लिए देना है, ये पार्ट सेकंड पेपर के लिए देना है। दोनों पेपर अगर आप साथ लेके चलते हो तो इजीली एग्जाम निकाल सकते हो। महेंद्रजीत, क्या लगता है स्कूल लेक्चरर बनने के लिए नया बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है, कितना टाइम लगभग लगता है कि इतने दिन अगर वो सब्जेक्ट इंग्लिश के साथ तैयारी करे तो उसका सिलेक्शन हो जाए, उसको कितना टाइम चाहिए लगभग आपके? बेशक सर, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अब मेरा तो इंटरेस्ट बचपन से ही था इंग्लिश में, फिर भी एक आइडियल टाइम के है, लेकिन मेरे को इतनी मतलब दिक्कत नहीं आई। आइडियल टाइम यही है, अगर आप 7 से 8 महीने आराम से तैयारी करते हो कोचिंग के साथ में तो आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। हाँ, डेडिकेशन होना चाहिए बस। ये आप 7 से 8 घंटे रेगुलर रहो, बस डेडिकेटेड रहो, रेगुलर रहो, खुद के साथ ईमानदार रहो कि मैं ये पढ़ रहा हूँ और मेरे को ये इतने टाइम में पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, इतना रिवीजन करना है। तो आपको आपसे इतने ईमानदार रहोगे उतनी जल्दी आपको सफलता। तो देखा, सबसे बड़ी बात है कि खुद के साथ ईमानदार रहना है। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो टीचर को भी अपने आप आइडिया लग जाता है। महेंद्रजीत तो मैंने मैंने इसको बोला था, महेंद्रजीत तेरा सिलेक्शन पक्का है। ये बात मैंने आपको बोला है कि सिलेक्शन महेंद्रजीत कोई नहीं रोक सकता, रैंक कहाँ तक जाएगी बस बात वो है। तो वो सारी चीज होती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, और आपके क्लास में 10-15 दिन के व्यवहार से दिखने लग जाता है कि आप कहाँ तक पहुंचेंगे, कहाँ तक स्टैंड करेंगे। जैसा महेंद्र ने कहा कि मैं एक भी दिन क्लास मिस नहीं की, मैंने कभी क्लास कोई सिंगल डे क्लास मिस नहीं की। इसका मतलब कितना डेडिकेशन था। हम ऑनलाइन में पढ़ते हैं बच्चे, महेंद्रजीत बहुत बार देखते हैं तो वो कोर्स ले लेते हैं, लेकिन कोर्स पड़ा रहता है, पढ़ते नहीं उसको। ऑफलाइन में भी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, 10 दिन आएंगे, 5 दिन फिर नहीं आएंगे, फिर 15 दिन आएंगे, फिर नहीं आएंगे। ये ईमानदारी अगर नहीं होगी, अब जैसे टेस्ट देते हैं ऑनलाइन में तो बच्चे चीटिंग करके टेस्ट दे देते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने आप के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा, ताकि हमें लगे कि मैं कितना तैयारी कर पा रहा हूँ। नहीं, वही मैं कहना चाहता हूँ सर
जैसा कि आपने बोला ईमानदार रहो, लेकिन अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में आ रहे हो और आपको एक्चुअल में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको 1 साल 2 साल बहुत ज़्यादा होती है पढ़ने के लिए। 1 साल 2 साल में आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, बशर्ते आप ईमानदार हो अपने से। ईमानदार हो। ईमानदारी होनी चाहिए। आप यहाँ जयपुर आके कोचिंग ज्वाइन कर ली, कोचिंग जा नहीं रहे हो, और फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे नहीं रहे हो उसके, और अपन चाहेंगे अपना सिलेक्शन हो जाए, पेपर के बाद अपन डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होते। मैंने अक्सर बच्चों को बोला है कि 90% बच्चे का खुद का अपना होता है पोटेंशियल, खुद कितना दे सकता है। टीचर एक गाइड है, टीचर आपको फैसिलिटेट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, मैनेज कर सकता है चीजें आपके लिए। बाकी आपके बच्चे की जो मेहनत है वो बहुत काम करती है। कोई भी टीचर अपने दम पे अकेले बच्चे को सिलेक्शन करवा दे, ऐसा संभव नहीं है। टीचर अपना सब कुछ दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ बच्चे को भी देना होता है। और महेंद्रजीत उनमें से एक था जिसने दिया, और मैंने डे 1 से इसको बोला कि महेंद्रजीत तेरा सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे ध्यान है संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम आज जब देने गया तो बोला सर मैं दूं या नहीं दूं, मेरी तैयारी नहीं है। मैंने कहा नहीं, एग्जाम तेरे को देना है, इससे आइडिया लगेगा कि आगे आने वाले एग्जाम में हमें किस तरह प्रिपेयर करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने साथ ईमानदार रहें, आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत के साथ तैयारी करें। दुनिया की कोई ताकत आपके सिलेक्शन को भी रोकने वाली नहीं है। महेंद्रजीत, आप अपनी तरफ से क्या 3 एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को जो सेकंड पेपर सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं स्पेशली, कि उनको क्या करना है? 3 इंपॉर्टेंट बातों पर किस पे ध्यान रखना है? सर इम्पोर्टेंट बात तो सर मैं तो अब लग गया, तो ऐसी कोई ध्यान देने वाली बात होती नहीं है। सब जानते हैं पढ़ाई का बस यही है, अगर खुद विद्यार्थी अपने आप से ईमानदार रहे तो वो कर सकता है। और जैसा कि सर बताते हैं, अगर आप यहाँ कोचिंग में आए हो तो आपको गाइडेंस सही मिला तभी आप यहाँ आए हो। आपको किसी ने राह बताई है कि आप विश्वास सर के पास जाओ, तो क्योंकि सोच की बताई होगी उसने। अगर आप यहाँ सीढ़ी चढ़े हो यहाँ इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो आपको बस इतना ही होना चाहिए दिमाग में, मैं सर के प्रति समर्पित रहूँ, सर जो बोल रहे हैं वो मैं करूँ। तो सर इतना ही कहते हैं कि आप जो मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको पढ़ो, रिवाइज करो, बार बार जितनी बार रिवाइज कर सको उतनी बार रिवाइज करो। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने सॉल्व करो और PYQ निकालो। उसके बाद में आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, और लास्ट में अगर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो उसको ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज भी उल जुलूल नहीं होनी चाहिए, उल फिजूल जैसे फालतू के चलते हैं मार्केट में आजकल के। आप लोग फालतू के क्वेश्चन डाल दिए, ना कोई एग्जाम से रिलेवेंस है उनका क्वेश्चनों का, तो वो आपको डिमोटिवेट करेंगे क्वेश्चन। हाँ, महेंद्रजीत ने भी बताया मुझे कि इसने भी एक कहीं किसी जगह टेस्ट सीरीज आपने भी लगाई है। बिल्कुल, मैंने एग्जाम मैं कहता रहा हूँ सर, मैं 2023 के ज्वाइन कर लिया, मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम था सब कुछ करने हाँ, सिलेबस पूरा हो गया था, हाँ, समय था। सर के बताए अनुसार मैंने जो सर का सिलेबस है पूरा, जो भी सर नोट्स लिखाते हैं, नोट्स वो कितनी मैंने- बार रिवाइज कर लिया आपने? पता नहीं सर, मेरे को खुद याद नहीं है मेरे को कितनी बार। एग्जाम से पहले पहले तक मेरे को खुद याद नहीं है कितनी बार। क्या लगा आपको क्लास में जो हमने पढ़ा? आपके पास क्लास का जो मटेरियल था उसमें से 150 में से कितना परसेंट सिलेबस जो आपको लगभग उसमें मिला? लगभग 150 क्वेश्चन में से कम सर 130 प्लस क्वेश्चन तो आराम से आपके नोट से थे। तो इतने ही तो दोनों हमें एग्जाम में थे सर, संस्कृत डिपार्टमेंट का दिया उसमें भी थे, इसमें भी थे। तो इसका, और इतने में हम आराम से सिलेक्शन आराम ले से सकते हैं। मेरिट में आ सकते हो आप। तो इसका मतलब हमें नोट्स को जैसे आपने लगभग 5-6 बार रिवाइज किया? सर 5-6 बार तो क्या सर, बहुत ही बार बहुत रिवाइज बार करते revise हो, क्योंकि 2023 के बाद 5-6 बार तो मैं यही रिवाइज कर गया था आपके साथ ही कोचिंग में। क्योंकि मेरा ये था कि शाम को 2 घंटे की क्लास है, उसके बाद में मैं थोड़ा टाइम फर्स्ट पेपर पढ़ूंगा, उसके बाद में अपना जो सर ने पढ़ाया रोज का रोज वो पढ़ना है, और अपने उसकी जो ऑनलाइन जो प्रैक्टिस अवेलेबल है वो प्रैक्टिस करनी है। तो महेंद्र जी, रिजल्ट के बाद अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। घर वालों को कैसा लग रहा है? बिल्कुल। अभी महेंद्र जी बता रहा गांव में परिवार में पहला लेक्चरर है। हाँ, गाँव में सर मेरी पहला ही लेक्चर बना हूँ। अब तो घर वाले भी खुश होंगे हाँ बहुत। सर, तो घरवाले भी महेंद्र proud जी, भी हैं, खुश भी मेरी हैं। तरफ से फिर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो सर एक चीज और कहना चाहूंगा हाँ, लास्ट में, हाँ। जैसा कि मैंने जो गलती करी, हालांकि मैंने सबसे राय लेके सब मतलब जितने भी टॉपर्स थे इंटरव्यू वगैरह सुनता था, सबकी मतलब कमियां देख के अपनी उन चीजों में सुधार किया, लेकिन मेरे से भी कुछ कमियां रह गई। वो कमियां कुछ ऐसी थी कि मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ गया एग्जाम के लिए, सेकंड पेपर को ज्यादा ही तैयार कर लिया मैंने। सर का जो नोट्स थे उसके अलावा पता नहीं कितनी बार मैंने क्या क्या कहाँ से पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया। उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? स्लाइटली नुकसान हुआ। Slightly जो मेरा स्कोर अभी 117 है वो 134 भी पहुंच सकता था। मैं इसलिए मिस्टेक्स नहीं करता अपना ज्यादा ज्ञान लगाने की। इसका मतलब बहुत एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं होती है। एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। बाकी फर्स्ट पेपर आप इतना ही बोलूंगा, सेकंड पेपर सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे थर्ड ग्रेड हो, अगर अंग्रेजी के लिए आपने विश्वास सर पे विश्वास कर लिया है तो आप यहाँ जो बता रहे हैं वही करो, बस अपना फर्स्ट पेपर तैयार करो बस ढंग से, उस पर फोकस रहना चाहिए आपका कोचिंग से बाहर।
और फर्स्ट पेपर आपका अगर तैयार है, दोनों पेपर ढंग से चले जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा सीधी तो महेंद्र जी, मैं यही बात करूं कि अगर आपने सब्जेक्ट तैयार कर लिया है तो बचा हुआ टाइम पेपर फर्स्ट में लगाओ ना, बिल्कुल। क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे रह भी पेपर फर्स्ट में बहुत रह रहे हैं। मैं देखता हूँ सर, हालांकि अब तो लोग बाग राय लेने आने लग गए हैं, इतना हाँ, बड़ा हाँ। हूं नहीं कि मैं किसी को राय दूं, पर मैं देखता हूँ कि वो यही बोलते हैं कि मैं फर्स्ट सेकंड पेपर तो इतना अच्छा कर लिया मैंने, लेकिन फर्स्ट पेपर नहीं निकल रहा। तो भाई सेकंड पेपर अच्छा कर लोगे, थोड़ा कम अच्छा कर लो उसको, हाँ, थोड़ा। लेकिन टाइम तो फर्स्ट पेपर को भी दो। आरपीएससी 2 एग्जाम लेती है, 2 पेपर लेती है, तो सिलेक्शन दोनों पेपर के हिसाब से होगा। ये तो है नहीं कि एक पेपर के हिसाब से आपको सिलेक्ट। हाँ, अभी बहुत सारे अपने बच्चे हैं जो जिनके 130 क्वेश्चन सब्जेक्ट में मेरे हो रहे हैं। साथी हैं, कई सारे आपके बैच के साथी हैं। बच्चे हैं, मेरे मेरे तो कुछ नंबर नहीं आए, उनके तो 132 135, किसी किसी के 136 नंबर है, पर फिर भी क्वेश्चन है, फिर भी जीके में फेल हो गए। जीके में फेल हो गए, तो उनका क्या मतलब रहा। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट पेपर को भी मैनेज करना है, बस। और बदलते पैटर्न में तो पेपर फर्स्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमें उसको तैयारी करना है। बस लास्ट में मैं यही बोलूंगा, फर्स्ट ग्रेड इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। सेकंड पेपर If दोनों you का, manage both papers, you will get selection. एंड यू हैव टू मैनेज बोथ द पेपर्स। You have to manage. इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज बोथ द पेपर्स, यू विल नॉट गेट सिलेक्शन, है ना। तो आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से दोबारा महेंद्रजीत को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि ये जहां भी पढ़ाए बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, और अपना भी आगे नाम रोशन करे, हमारा भी नाम रोशन करे। और आप सबको भी मैं यही कहूंगा कि आप भी, अगर आपको लगता है कि अब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, जैसा कि महेंद्रजीत ने कहा कि मैंने तैयारी छोड़ दी थी, तो एक मौका अपने आप को और दीजिए, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपना जितना पूरा जी जान दो दीजिए। उसके बाद सब परमपिता परमेश्वर छोड़िए, सब अच्छा ही होगा। ठीक। एक लास्ट मौका लेने से पहले अपने आप को थोड़ा सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि मेरे अंदर पिछली एग्जामों में मैंने क्या क्या गलतियां की, उनको नोट डाउन कीजिए, उन पे काम कीजिए। बस ये इतना कर लोगे आप, तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपकी महेंद्रजीत की इंटरव्यू जो है, जो भी बातें आपको बहुत काम आएंगी। फिर भी आपको कोई संशय है तो आप हमारे क्लासेज में संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्रजीत, बहुत बहुत बधाई। शाबाश।